is the next lecture for your बिहार APO एग्जाम एंड हम BSA का टॉपिक पढ़ रहे हैं और BSA के टॉपिक में हमने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कवर किए हैं। आज के लेक्चर में हम अगेन दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे फॉर BSA, दैट इज accomplice evidence and character evidence। सो आज के लेक्चर में अगेन दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रीलिम सेंट्रिक अप्रोच के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे फॉर योर BSA, फॉर योर बिहार APO, accomplice evidence and character evidence। सो स्टार्टिंग विथ accomplice evidence, अब देखेंगे अगर accomplice evidence के बारे में सेक्शन 138 में दिया गया है, which is always read with सेक्शन 119B, बट थ्योरी पे आने से पहले एक ओवरव्यू देखेंगे। सी accomplice, नाउ हु इज एन accomplice? accomplice का मतलब होता है कोई भी पर्सन हु पार्टिसिपेट्स इन द क्राइम। जो भी पर्सन क्राइम में पार्टिसिपेट करता है उसको बोला जाता है accomplice, और इसी रीजन से दिस accomplice इज ऑल्सो नोन एज participes criminis। पार्टिसिपस क्रिमिनस का मतलब है अ पार्टिसिपेंट इन द क्राइम। कोई भी पर्सन अगर आपके साथ ऑफेंस के कमीशन में पार्टिसिपेट करता है उसको बोला जाएगा अकम्प्लिस। और यही अकम्प्लिस अगर हम देखें तो टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है अकम्प्लिस ऑफ फर्स्ट डिग्री। अब देखो, फर्स्ट डिग्री का मतलब है वो पर्सन जिसने आपके साथ पार्टिसिपेट किया था इन द कमीशन ऑफ द क्राइम। दो लोगों ने मिलके आपस में मिलके क्राइम कमिट किया है, फर्स्ट डिग्री अकम्प्लिस। लेकिन अगर ए ने ऑफेंस कमिट किया फाइनली, बट बी की सिर्फ या तो कॉमन इंटेंशन थी या कॉमन ऑब्जेक्ट था, तो ये भी अकम्प्लिसेस होंगे, लेकिन इसको बोला जाएगा सेकेंड डिग्री। दिस विल बी नोन एज सेकेंड डिग्री अकम्प्लिसेस। इसके अलावा अगर ए ने मेन ऑफेंस कमिट किया, बी ने या तो इसको सिर्फ अबेट किया था या फिर कॉन्स्पिरेसी की थी। सो बेसिकली बी ने कॉन्स्पिरेसी की, बी ने अबेट किया, लेकिन फाइनली मेन ऑफेंस जाके ए ने कमिट किया। बी का पार्टिसिपेशन तो था, लेकिन क्योंकि सिर्फ अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी के फॉर्म में पार्टिसिपेशन था, इसको बोला जाता है पार्टिसिपेंट बिफोर फैक्ट। दैट मींस बिफोर क्राइम। क्राइम करने से पहले पार्टिसिपेशन किया गया है, बिफोर क्राइम। एक होता है पार्टिसिपेशन आफ्टर क्राइम, और आफ्टर क्राइम का मतलब है ए ने ऑफेंस कर लिया, ऑफेंस करने के बाद बी ने क्या किया? बी ने फॉर एग्जांपल एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय किया, ही डिस्ट्रॉयड द एविडेंसेस, या फिर उसने ए को हार्बर प्रोवाइड किया, दैट इज ऑल्सो पार्टिसिपेशन, बट दिस इज पार्टिसिपेशन आफ्टर द फैक्ट, आफ्टर द क्राइम। So that is given here कि generally accomplice का मतलब होता है participes criminis। accomplice 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट डिग्री, दो लोगों ने मिलकर ऑफेंस किया। सेकेंड डिग्री, एक ने ऑफेंस किया, दूसरे की कॉमन इंटेंशन थी। बिफोर फैक्ट, एक ने ऑफेंस किया, दूसरे ने अबेट या कॉन्स्पिरेसी की। आफ्टर फैक्ट या आफ्टर क्राइम, दैट इज एक ने ऑफेंस किया क्राइम के बाद, दूसरे ने असिस्ट किया, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंसेस, हार्बर एटसेट्रा। तो इन 4 टाइप के लोगों को हम बोलते हैं अकम्प्लिस। और अब हमें देखना है
कि यही अकम्प्लिस जब अपनी एविडेंस देते हैं, टेस्टिमनी देते हैं, तो क्या एक अकम्प्लिस रिलायबल एविडेंस हो सकता है या नहीं? फॉर दैट पर्पस अगर हम सेक्शन 138 को पढ़ते हैं तो सेक्शन 138 में बोला गया है एन अकम्प्लिस शैल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस, कि एक अकम्प्लिस एक अक्यूज के अगेंस्ट एक कॉम्पिटेंट विटनेस होगा। दैट मीन्स जस्ट बिकॉज कि अकम्प्लिस ने आपके साथ पार्टिसिपेट किया था वो इनकॉम्पिटेंट विटनेस नहीं होगा। ही विल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट द अक्यूज पर्सन। लेकिन the fact here is there is a difference between being competent and being reliable. सेक्शन 138 में ये तो बोल दिया गया है कि अकम्प्लिस कॉम्पिटेंट होगा, बट कॉम्पिटेंट विटनेस होने में और रिलायबल ट्रस्टवर्दी विटनेस होने में डिफरेंस होता है। अगर अकम्प्लिस की बात की जाए तो 138 के अकॉर्डिंग वो कॉम्पिटेंट तो होगा, दैट मीन्स द अकम्प्लिस कैन गिव द टेस्टिमनी, लेकिन क्या हम अकम्प्लिस की टेस्टिमनी अकम्प्लिस के एविडेंस पे फुल्ली रिलाय करेंगे? जनरली नो। जब तक अकम्प्लिस की टेस्टिमनी, जब तक अकम्प्लिस का एविडेंस मटीरियल कोरॉबरेशन उसका नहीं हो जाता है, until and unless it is corroborated by material particulars, it will not be reliable. तो एक अकम्प्लिस विटनेस बन तो सकता है, लेकिन उसकी टेस्टिमनी पे रिलाय तभी किया जाएगा when he is corroborated by material particulars. और ये हमें पता लगता है जब हम पढ़ते हैं, जब हम अकम्प्लिस एविडेंस की बात करते हैं तो अकम्प्लिस एविडेंस के लिए सेक्शन 138 प्लस 119 क्लॉज बी हम जब साथ में पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि एक अकम्प्लिस विटनेस तो बन सकता है, कॉम्पिटेंट तो है, बट कॉम्पिटेंट होना और रिलायबल होना दो अलग अलग चीजें हैं। इसीलिए जब तक कोरॉबरेशन नहीं होगा तब तक अकम्प्लिस की टेस्टिमनी इज नॉट रिलायबल। लेकिन एक बार कोरॉबरेशन हो गया, एक बार अकम्प्लिस की टेस्टिमनी का कोरॉबरेशन कर दिया गया है बाय मटीरियल पर्टिकुलर्स, देन इट कैन ऑल्सो बी द बेसिस ऑफ कन्विक्शन। मतलब जनरली इट इज अनरिलायबल, जब तक कोरॉबरेशन नहीं होगा तब तक रिलायबल नहीं मानी जाएगी, और एक बार कोरॉबरेशन हो गया, एक बार रिलायबल प्रूव हो गई, तब तो इट कैन इवन बी द बेसिस ऑफ कन्विक्शन। ये कंक्लूजन हमें पता लगता है जब हम इन दोनों प्रोविजंस को एक साथ पढ़ते हैं। एंड दिस वाज आल्सो हेल्ड इन द केस ऑफ दगड़ू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। This was also held in Dagdu versus State of Maharashtra. Now let's just read the provisions जो अभी हमने डिस्कस किए। See, an accomplice shall be a competent witness against the accused, and a conviction is not illegal if it proceeds upon the corroborated testimony of an accomplice. मतलब एक accomplice अक्यूज के अगेंस्ट कॉम्पिटेंट विटनेस होगा और हम एक अक्यूज को कन्विक्ट कर सकते हैं। दैट मींस अकम्प्लिस एविडेंस कैन बी द बेसिस ऑफ कन्विक्शन, लेकिन सिर्फ जब वो कोरॉबरेटेड होगा, व्हेन इट इज कोरॉबरेटेड, बिकॉज until and unless it is not corroborated it will be unreliable. लेकिन एक बार कोरॉबरेट हो गया, रिलायबल प्रूव हो गया, उसके बाद इट कैन इवन बी द बेसिस ऑफ कन्विक्शन। और 138 इज ऑलवेज रेड विथ सेक्शन 119। जब आप इसको सेक्शन 119 के बी के साथ पढ़ते हो तो 119 में मे प्रिज्यूम प्रिजम्पशंस दिए गए हैं, और इसी का जब आप क्लॉज बी पढ़ते हो तो यहां पे बोला गया है an accomplice is unworthy of credit.
अनवर्दी ऑफ क्रेडिट। देखो क्रेडिट का मतलब होता है ट्रस्ट वर्दीनेस, अनवर्दी मतलब जनरली एक अकम्प्लिस अनवर्दी ऑफ क्रेडिट होगा, नॉट ट्रस्ट वर्दी एट ऑल। लेकिन अनलेस ही इज कोरोबरेटेड इन मटीरियल पर्टिकुलर्स, 119 ने क्या बोला है कि जनरली एक अकम्प्लिस इज नॉट ट्रस्टवर्दी जब तक उसको मटीरियल पर्टिकुलर्स, दैट मींस अदर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस से जब तक उसको कोरोबरेट नहीं कर दिया जाता। लेकिन जब हम इसको सेक्शन 138 के साथ पढ़ते हैं तो कंबाइन मीनिंग हमें पता लगता है, जनरली एक अकम्प्लिस इज नॉट रिलायबल अंटिल ही इज कोरोबरेटेड। लेकिन एक बार अगर एक अकम्प्लिस कोरोबरेट हो गया, then his evidence can also be the basis of conviction that was held in Dagdu versus Maharashtra as well as। अब हम इसको देख सकते हैं according to section 138 plus 119 clause B। और जनरली देखो अगर ये हम डिस्कस करें कि क्यों हम एक अकम्प्लिस को कॉम्पिटेंट तो मानते हैं बट जनरली जब तक कोरोबरेशन नहीं होगा तब तक हम उसको रिलायबल नहीं मान सकते। देखो द रीजन इज क्योंकि अकम्प्लिस ने क्राइम में पार्टिसिपेट किया है, उसको क्राइम की मटेरियल डिटेल्स पता है, लेकिन व्हाट इफ वो फैब्रिकेटेड वर्जन सुनाए, बिकॉज वो क्या चाहता है, अगर वो प्रोसिक्यूशन के फेवर में अक्यूज के अगेंस्ट टेस्टिमनी दे देगा, he thinks that he will be granted a pardon by the prosecution। तो प्रोसिक्यूशन से पार्डन ग्रांट करवाने के लिए he may give a manipulated version of the story or the fabricated version of the story and he may be over enthusiastic towards the prosecution। हो सकता है वो ज्यादा inclined हो towards the prosecution because prosecution will grant pardon to such person if he discloses। So ऐसे केसेस में हो सकता है कि वो अपने बारे में डिटेल्स ना बताए, दूसरे के बारे में बताए। So he may give a fabricated version which cannot be relied upon directly unless he is corroborated by material particulars, and once he is corroborated by material particulars, his testimony will be the basis of conviction also। That is known as accomplice evidence। इसको बोला जाता है accomplice evidence and that is the evidentiary value of the testimony of an accomplice। तो ये तो हुआ हमारे आज के लेक्चर का पोर्शन नंबर 1। अब हम अपने लेक्चर के सेकंड पार्ट पे आते हैं। आपको याद हो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था हम 2 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। ये हमने देखा कि 138 और 119 बी के अकॉर्डिंग what is the evidentiary value of the testimony of an accomplice। अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे which is known as character evidence। और अगर character evidence की बात की जाए, so now let's read the provisions first। पहले तो provisions पढ़ते हैं। ओके सो सेक्शन 46 ऑनवर्ड्स हम बात करते हैं कैरेक्टर एविडेंसेस की। और कैरेक्टर एज एन एविडेंस क्यों पढ़ा जाता है, बिकॉज कैरेक्टर किसी भी पर्सन के कैरेक्टर से हम क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सिविल केस है तो किस पर्सन को सिविल केस में कितने डैमेजेस मिलने चाहिए, उसके लिए प्लेंटिफ का भी कैरेक्टर देखा जाएगा, डिफेंडेंट का भी कैरेक्टर देखा जा सकता है। सो जनरली क्रिमिनल केसेस में, सिविल केसेस में प्रीवियस कन्विक्शन के लिए, डैमेजेस कैलकुलेट करने के लिए एक पर्सन का कैरेक्टर विल बी अ रेलेवेंट फैक्ट। बट कैरेक्टर एविडेंस हर सिचुएशन में रेलेवेंट नहीं होता है। कैरेक्टर एविडेंस व्हेन रेलेवेंट इट इज गिवन अंडर सेक्शन 46 ऑनवर्ड्स। और इसको भी हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 2 पार्ट्स में। So when we talk about character evidence, तो हम इसको 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। कैरेक्टर एविडेंस when relevant in civil cases, कैरेक्टर एविडेंस when relevant in criminal cases। सिविल केसेस में
कैरेक्टर कब रेलेवेंट होगा, क्रिमिनल केसेस में कैरेक्टर कब रेलेवेंट होगा, हम बाइफरकेट करके पढ़ेंगे। सबसे पहले सिविल केसेस की बात करेंगे और सिविल केसेस में कैरेक्टर एविडेंस कब रेलेवेंट होगा, दैट इज डेल्ट अंडर सेक्शन 46 रेड विथ सेक्शन 50। जब हम सेक्शन 46 रेड विथ सेक्शन 50 पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि सिविल केसेस में कैरेक्टर एविडेंस कब कब रेलेवेंट होगा। सबसे पहले सेक्शन 46 को पढ़ते हैं, दैट in civil cases the fact that the character of any person concerned is such as to render probable or improbable any conduct is irrelevant except in so far as the character appears from fact otherwise relevant. So section 46 में बोला गया है that generally, general rule क्या है, in civil cases character is irrelevant. So general rule is civil cases में कैरेक्टर, किसी पर्सन का कैरेक्टर, द फैक्ट दैट इस पर्सन का ये कैरेक्टर है, दिस फैक्ट जनरली इन सिविल केसेस इज इररिलेवेंट। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन दिया गया है जहां पे सिविल केसेस में द कैरेक्टर विल बी रेलेवेंट एंड दैट इज व्हेन द कैरेक्टर इज अदरवाइज रेलेवेंट। मतलब जनरल रूल इज दैट द कैरेक्टर एविडेंस इज नॉट रेलेवेंट, लेकिन अगर वही कैरेक्टर किसी और फॉर्म में, किसी और प्रोविजन में रेलेवेंट है तो फिर वो यहां पे भी रेलेवेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी भी पर्सन का कैरेक्टर उसका बैड कैरेक्टर है या उसका गुड कैरेक्टर है, उससे हमें उसके स्टेट ऑफ माइंड के बारे में भी पता लग सकता है। तो अगर कोई भी फैक्ट जिससे उसके कैरेक्टर के बारे में पता लग रहा है वो सेक्शन 12 में इन द फॉर्म ऑफ स्टेट ऑफ माइंड रेलेवेंट है तो फिर सिविल केस में वो पर्टिकुलर कैरेक्टर भी रेलेवेंट होगा। अदरवाइज अगर कैरेक्टर किसी और सेक्शन ऑफ रेलेवेंसी में रेलेवेंट नहीं है तो जनरल रूल इज सिविल केसेस में कैरेक्टर इज इररिलेवेंट, इट इज नॉट रेलेवेंट। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था सेक्शन 46 इज ऑलवेज रेड विद सेक्शन 50। सेक्शन 50 अगर आप देखते हो तो यहां पे बोला गया है इन सिविल केसेस द फैक्ट दैट कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज सच एज टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस ही ऑट टू रिसीव। क्या बोला गया है, द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज सच द अमाउंट ऑफ डैमेजेस ही ऑट टू रिसीव इज रेलेवेंट। मतलब सिविल केसेस में अगर कोई कैरेक्टर इस तरीके का है कि उस कैरेक्टर से जो डैमेजेस एक पर्सन को मिलने वाले हैं और टू रिसीव वो डैमेजेस अफेक्ट हो जाएंगे, देन दैट कैरेक्टर वुड बी रेलेवेंट। और देखो और टू रिसीव वर्ड लिखा है, सिविल केसेस में जिसको डैमेजेस दिए जाते हैं उसको बोला जाता है प्लेंटिफ। दैट मींस एक्सेप्शन नंबर 2 भी है, एक और सिचुएशन जहां पे सिविल केसेस में कैरेक्टर एविडेंस वुड बी रेलेवेंट, दैट इज अगर कैरेक्टर प्लेंटिफ का कैरेक्टर है। तो अगर प्लेंटिफ का कैरेक्टर है और प्लेंटिफ का भी वो कैरेक्टर जिससे प्लेंटिफ के डैमेजेस, जो डैमेजेस प्लेंटिफ को मिलने वाले हैं, अगर प्लेंटिफ के वो डैमेजेस उस कैरेक्टर के फैक्ट से अफेक्ट होते हैं तो फिर प्लेंटिफ का कैरेक्टर वुड बी रेलेवेंट, दैट मींस डिफेंडेंट का कैरेक्टर इज इररेलेवेंट। सो जनरल रूल इज सिविल केसेस में कैरेक्टर जनरली इज इररेलेवेंट। इट विल बी रेलेवेंट कि अगर वो किसी और फॉर्म में रेलेवेंट है तो रेलेवेंट होगा, अदरवाइज इररेलेवेंट। लेकिन इसी को जब हमने सेक्शन 46 को जब हमने सेक्शन 50 के साथ पढ़ा तब हमें पता लगा कि अगर एक सिविल केस में प्लेंटिफ का कंडक्ट इस तरीके का है कि उसके कैरेक्टर से उसके डैमेजेस, कि अगर बेसिकली उसको 10,000 रुपीस के डैमेजेस मिलने हैं तो उसके कैरेक्टर की वजह से उसको 8,000 रुपीस के डैमेजेस मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद भी नेग्लिजेंट था। तो कोई भी अगर प्लेंटिफ है जिसको जनरली 10,000 रुपीस के डैमेजेस मिलने थे, बट क्योंकि उसका खुद का कैरेक्टर भी बैड था, वो खुद भी नेग्लिजेंट था,
फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। तो अगर उसका खुद का भी कैरेक्टर था दैट ही वाज नेग्लिजेंट, देन इट वुड अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस ही ऑट टू रिसीव। तो फिर उसको हम 10,000 नहीं देंगे, वो खुद भी बैड कैरेक्टर का है, खुद भी नेग्लिजेंट है, हम उसको 8,000 रुपए डैमेजेस देंगे। देन अगर इस तरीके का किसी प्लेंटिफ का कंडक्ट है, देन द कैरेक्टर ऑफ प्लेंटिफ इन सिविल केसेस वुड बी रेलेवेंट। दैट मींस कैरेक्टर of defendant is irrelevant. So that is the status of character evidence in civil cases. अब civil cases के बाद हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल केसेस के बारे में कि क्रिमिनल केसेस में कब कब कैरेक्टर एविडेंस रेलेवेंट होगा और कब कब कैरेक्टर एविडेंस रेलेवेंट नहीं होगा। उसके लिए नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 47। सेक्शन 47 में क्रिमिनल केसेस का जनरल रूल दिया है दैट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द फैक्ट दैट द पर्सन अक्यूज्ड इज ऑफ अ गुड कैरेक्टर इज रेलेवेंट। सेक्शन 47 में बोला है कि किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में वो फैक्ट कि भाई एक अक्यूज का गुड कैरेक्टर है, इट इज रेलेवेंट। दैट मींस सबसे पहले तो जनरल रूल लिखते हैं दैट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47 गुड कैरेक्टर क्रिमिनल केसेस में अगर आप किसी का गुड कैरेक्टर प्रूव करना चाहते हो, मतलब गुड कैरेक्टर क्या होगा, रेलेवेंट, ऐसा सेक्शन 47 में बोला गया है। मतलब अगर ये प्रूव किया जा रहा है कि अक्यूज्ड, ऑफ कोर्स अपना गुड कैरेक्टर कौन प्रूव करेगा, अक्यूज खुद। तो अगर डिफेंस ये प्रूव करना चाहते हैं कि अक्यूज का गुड कैरेक्टर है, then in that situation the good character of the accused is a relevant fact under criminal proceedings। लेकिन अगर हम आगे देखें, अब देखो एक और चीज है, इन्होंने लिखा है गुड कैरेक्टर रेलेवेंट है, दैट मींस इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहे हैं, जनरल रूल इज बैड कैरेक्टर इज इररेलेवेंट। अगर इन्होंने क्लियरली बोला है गुड कैरेक्टर इज रेलेवेंट, दैट मींस इनडायरेक्ट बैड कैरेक्टर इज इररेलेवेंट। क्रिमिनल केसेस में जनरल रूल होगा गुड कैरेक्टर रेलेवेंट है, गुड कैरेक्टर का एविडेंस दिया जा सकता है, बट बैड कैरेक्टर इररेलेवेंट है, बैड कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दिया जा सकता। दैट इज द जनरल रूल। लेकिन अगर आप सेक्शन 47 को सेक्शन 49 के साथ पढ़ते हो तो यहां पे सेक्शन 49 में एक्सेप्शन टू द जनरल रूल दिया गया है और सेक्शन 49 में बोला गया है प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलेवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई। जनरल रूल इज ओनली गुड कैरेक्टर इज रेलेवेंट, बैड कैरेक्टर नॉट रेलेवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई। मतलब अगर आप ओरिजिनली गुड कैरेक्टर का एविडेंस देना चाहते हो वो तो रेलेवेंट है, तो आप वो एविडेंस तो दे सकते हो। लेकिन अगर आप ओरिजिनली बैड कैरेक्टर का एविडेंस देना चाहते हो, दैट इज नॉट रेलेवेंट, वो एविडेंस आप नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप गुड कैरेक्टर के रिप्लाई में बैड कैरेक्टर का एविडेंस देना चाहते हो, देन इन रिप्लाई बैड कैरेक्टर कैन बी गिवन। दैट मींस अगर अक्यूज ने, डिफेंस ने एविडेंस दिया कि अक्यूज का गुड कैरेक्टर है, तो अब अक्यूज के गुड कैरेक्टर के रिप्लाई में प्रोसिक्यूशन अक्यूज के बैड कैरेक्टर का एविडेंस दे सकता है। दैट इज द एक्सेप्शन दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 49 इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। द फैक्ट दैट अ पर्सन हैज अ बैड कैरेक्टर इज इररेलेवेंट, जो हमने ऑलरेडी लिख लिया है। गुड कैरेक्टर तो रेलेवेंट है, बैड कैरेक्टर इज इररेलेवेंट। लेकिन आगे क्या बोला है, अनलेस evidence has been given that he has a good character and in which case it becomes relevant। मतलब general rule is bad character is irrelevant। लेकिन इसका एक exception है, अगर आप in reply bad character evidence दे रहे हो। देखो in reply का मतलब क्या है यहां पे कि फॉर एग्जाम्पल ये प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस की स्टेज है और ये डिफेंस एविडेंसेस की स्टेज है। तो प्रोसिक्यूशन अपनी ओरिजिनल एविडेंस वाली स्टेज में
बैड कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दे सकती, गुड कैरेक्टर का एविडेंस दे सकती है। क्यों? क्योंकि जनरली गुड कैरेक्टर कैन बी गिवन, बट प्रोसिक्यूशन क्यों ही गुड कैरेक्टर का एविडेंस देंगे? मतलब अगर अभी हम सिर्फ बैड कैरेक्टर की बात करें तो प्रोसिक्यूशन ओरिजिनली अपने प्रोसिक्यूशन स्टेज में बैड कैरेक्टर एविडेंस कैन नॉट बी गिवन, लेकिन अगर डिफेंस एविडेंस की स्टेज पे डिफेंस एविडेंसेस चल रहे थे, यहां पे अगर अक्यूज्ड के गुड कैरेक्टर का एविडेंस दिया गया है, अब इसके बाद बैड कैरेक्टर का प्रोसिक्यूशन अब बैड कैरेक्टर का एविडेंस दे सकते हैं, क्योंकि अब ये इन रिप्लाई माना जाएगा। आप ओरिजिनली बैड कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दे सकते, लेकिन अगर डिफेंस एविडेंसेस की स्टेज पे अक्यूज्ड के गुड कैरेक्टर का एविडेंस दिया गया है, अब इन रिप्लाई आप अक्यूज के बैड कैरेक्टर का एविडेंस दे सकते हो। दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 49। इसमें एक्सप्लेनेशंस देखेंगे। दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू केसेस इन विच बैड कैरेक्टर इन इटसेल्फ इज द फैक्ट एंड इशू। दैट मींस हमारा एक्सेप्शन नंबर 2 हमने अभी पढ़ा, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जनरल रूल इज गुड कैरेक्टर एविडेंस कैन बी गिवन, बैड कैरेक्टर एविडेंस कैन नॉट बी गिवन। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे बैड कैरेक्टर एविडेंस दिया जा सकता है, और वो है इन रिप्लाई। और अब हमें दूसरा एक्सेप्शन भी मिल गया कि अगर बैड कैरेक्टर अपने आप में फैक्ट एंड इशू है तो फिर बैड कैरेक्टर का एविडेंस भी दिया जा सकता है। बैड कैरेक्टर अपने आप में ही, मतलब कोई भी प्रोसीडिंग है जिसमें फैक्ट एंड इशू एक पर्सन का बैड कैरेक्टर है, तो आप फैक्ट एंड इशू का तो एविडेंस दे ही सकते हो ना। तो ऐसे केसेस में फिर आप बैड कैरेक्टर का भी एविडेंस दे सकते हो। अब देखो, ऐसी कौन सी प्रोसीडिंग्स होती हैं जिसमें बैड कैरेक्टर इज द फैक्ट एंड इशू, और ऐसी एक प्रोसीडिंग 100% होती है अंडर दी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जहां पे बैड कैरेक्टर इन इटसेल्फ इज द फैक्ट एंड इशू, एंड दैट इज व्हेन वी टॉक अबाउट इनहांस्ड पनिशमेंट और प्रीवियस कन्विक्शन। जब किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इशू क्या है कि क्या इस अक्यूज को इनहांस्ड पनिशमेंट दी जानी चाहिए या नहीं। इनहांस पनिशमेंट जो आप बीएनएस में पढ़ते हो, और इनहांस पनिशमेंट देने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा आपको? प्रीवियस कन्विक्शन, कि इसने पहले भी ये ऑफेंस किया था और इसको पहले भी उसके लिए कन्विक्ट किया गया था। अब इसने दोबारा वो ऑफेंस किया है, दैट मींस पहले भी किया था, मतलब उसका बैड कैरेक्टर है। सो द प्रीवियस कन्विक्शन हियर कि इसने पहले भी ये ऑफेंस किया था, दैट इज द प्रूफ ऑफ बैड कैरेक्टर। अभी भी इसने ऑफेंस किया है, तो ऐसे केसेस में इनहांस पनिशमेंट दी जाती है। लेकिन इनहांस पनिशमेंट तभी दी जाएगी जब प्रीवियस कन्विक्शन प्रूव होगा। पहले भी किया था, इसको तब भी कन्विक्ट किया, वापस इसने ऑफेंस किया है। जब तक आप उसका प्रीवियस कन्विक्शन प्रूव नहीं करोगे, तब तक इनहांस पनिशमेंट कैन नॉट बी गिवन। सो फॉर द पर्पस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन, देखो इसीलिए सेक्शन 49 के एक्सप्लेनेशन बी में बोला गया है प्रीवियस कन्विक्शन इज रिलेवेंट एज बैड कैरेक्टर। जब आप इनहांस्ड पनिशमेंट वाले इशू में, जहां पे प्रीवियस कन्विक्शन इज द फैक्ट एंड इशू, प्रीवियस कन्विक्शन इज इक्वल टू बैड कैरेक्टर, दैट मींस जहां पे प्रीवियस कन्विक्शन फैक्ट एंड इशू है, दैट मींस इनहांसमेंट ऑफ पनिशमेंट वाले केसेस में, तो ऐसे केसेस में प्रीवियस कन्विक्शन बैड कैरेक्टर का एविडेंस माना जाएगा। दैट मींस जब आप किसी पर्सन का प्रीवियस कन्विक्शन प्रूव कर रहे हो, उसका मतलब है आप उसका बैड कैरेक्टर प्रूव कर रहे हो। ऐसे केसेस में बैड कैरेक्टर एविडेंस कैन बी गिवन बिकॉज बैड कैरेक्टर इन इटसेल्फ इज द फैक्ट एंड इशू। तो दैट मींस जनरल रूल और उसके एक्सेप्शंस हमने पढ़े। जनरल रूल सिविल केसेस में क्या होगा कि कैरेक्टर इररिलेवेंट है, एक्सेप्ट कहीं और रेलेवेंट हो या फिर प्लेंटिफ का कैरेक्टर हो, और वो भी कौन सा कैरेक्टर? विच अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन। क्रिमिनल केसेस में जनरल रूल इज गुड कैरेक्टर रेलेवेंट, बैड कैरेक्टर irrelevant, except if the bad character is given in reply relevant,
or if the bad character in itself is the fact in issue, then also it is relevant. So that is given from section 46 to 50 and that is about the character evidence. So यहाँ पे हमारे आज के लेक्चर के दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं खत्म. आई होप ये लेक्चर आपके लिए वैल्यूएबल हो, ये आपके रिवीजन में कंट्रीब्यूट करे. प्लीज रिवाइज अकॉर्डिंगली. Please refer to these provisions and these topics because these are few important topics from BSA for the prelims of your Bihar APO exam. So again, I'll see you in the next video with some new topic. Till then, just revise your topics. Thank you so much. Have a nice day.